हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं करुणा शंकर तिवारी। कहते हैं जिस देश का इतिहास नहीं होता उसका भूगोल भी नहीं होता। हमारा देश ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न देश रहा है, जिसके भूगोल की रक्षा 24 घंटे देश के जवान प्रहरी के तौर पर सीमाओं पर डटकर कर रहे हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि 1971 का जो युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को भारत ने स्वतंत्रता दिलाई थी, उस युद्ध की 50वीं जयंती हम मना रहे हैं। और सौभाग्य की बात है कि इस युद्ध में लड़ने वाले एक योद्धा कर्नल सेवानिवृत्त केशव पुणतांबेकर आज हमारे साथ हैं। सर, जय हिंद। सर, जय हिंद। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। बहुत मेहरबानी। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं। यह देश के जो नई पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक होगा कि वो आपको सुने, क्योंकि जिस इतिहास को लोग पढ़ते नहीं उसे सुनना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जैसे आज हम स्वतंत्र वीर सावरकर के अलावा उनके साथ जो क्रांति प्रणेता के साथ दूसरे क्रांतिकारी थे, आज कितने ही इतिहास में दबे पड़े हैं, उनको उठाया नहीं जा सका है। लेकिन आप सब आज हमारे बीच हैं, हम सब से वो अनुभव साझा कर रहे हैं, इसलिए हमारा सौभाग्य है। तो वैसे जो मैंने आपके बारे में जाना सर, कि आपने 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं, जिसमें एक गोवा का मुक्ति संग्राम रहा है, 1965 का युद्ध रहा और 1971 का। सच बात है। आपको क्या लगता है तीनों में क्या अंतर रहा? देखिए, पहले दो लड़ाई हुआ। दमन 1961, 1965 का पाकिस्तान के साथ लड़ाई हमारा, और 1971 बांग्लादेश के साथ। पहली लड़ाई तो इस वजह से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई क्योंकि हमारी सेना, उनकी और हमारी लड़ने की तकरीबन नफरी ज़मीन के ऊपर बराबर थी, मतलब मैच होने वाली नफरी थी। पर वो सिपाही लोग, पोर्चुगीज आर्मी वॉज ए कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी, वो ज़बरदस्ती भर्ती किए हुए लोग थे और उनको उनमें लड़ने की काबिलियत नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था। जब डिसिप्लिन और लड़ने की काबिलियत नहीं है तो सिपाही रहता ही नहीं है। तो अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड हमने जो एक रात में वो हमको जो टास्क दिया था वो ख़त्म कर दिया। तो वो तो कोई लड़ाई लगे हाथों ख़त्म हो गई, उधर कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई। हमारे 8 या 9 जवान मारे गए हैं उसमें। वो एयरपोर्ट को कैप्चर करने के टाइम में वो थोड़ा क्रॉस फायरिंग में आ गए हैं। 1965 की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के जनरल टीका खान हमारे अपोजिट थे रन ऑफ कच्छ में। वो बार बार हमला करते थे हमारे ऊपर। हमारी ब्रिगेड, मैं उस समय 31 इन्फेंट्री ब्रिगेड में था, जो अहमदाबाद से रन ऑफ कच्छ में गई। और हम ट्रेनिंग के ऊपर थे, एनुअल ट्रेनिंग कैंप पर थे। वहाँ सिग्नल आया दिल्ली से कि कंजरकोट पाकिस्तान के ट्रूप्स फिजिकली मूव करके अंदर आ गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि वो खाली किया जाए। तो हमारा ट्रेनिंग कैंप रातों रात बंद हो गया और हम अपनी गाड़ियों को लेकर उधर, अगर आप नक्शे के ऊपर देखें, एक छोटी जगह है लिटिल रन ऑफ कच्छ जी, और उधर एक शहर है ध्रांगध्रा जी, ध्रांगध्रा। तो हम वो लिटिल रन ऑफ कच्छ क्रॉस करके ध्रांगध्रा से रन ऑफ कच्छ भुज की तरफ निकल गए जी। रात भर का ट्रैवल करने के बाद में
क्योंकि गाड़ियाँ लगातार उसी ट्रैक के ऊपर चल रही थी तो स्लिप होती थी। बहुत कैजुअल्टी गाड़ी का हुआ, जिसमें कैजुअल्टी से मेरा मतलब है रुक गई गाड़ियाँ, जी चली नहीं, क्यों बरस वो उसमें सैंड के अंदर फंसती चली गई। तो पर दोपहर तक सब किसी न किसी तरह कोशिश करके निकल के आ गए, भुज में आए। और भुज से हमने, भुज के आगे एक जगह है खावड़ा बोल के, जी तो खावड़ा में हमने कैंप कर लिया और उधर हमारे ट्रूप्स आ गए थे। और हमारा पाकिस्तानियों के साथ उधर पहुंचने के बाद में 2-3 दिन के अंदर ही आमने सामने मुकाबला सामना हो गया, मुकाबला हो गया। हाँ, मुकाबला हो गया। पर उस समय हमारी पूरी ब्रिगेड थी, 31 ब्रिगेड, जी और हवाई जहाज दोनों तरफ से चल रहे थे। जी और एयर ओपी होता है एक, जो आर्टिलरी का फायर कंट्रोल करता है। जी तो आर्टिलरी की गन्स हमारी को डिप्लॉय करने के लिए वो हवाई जहाज से कंट्रोल करते हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट होने के बाद में जब पेट्रोलिंग शुरू हो गया दोनों कंट्री का, तो उसमें थोड़े क्लैशेस हो गए। जी उस समय हमारे एक कंपनी, फर्स्ट महार बटालियन थी, 13 राजपूताना राइफल्स और 17 राजरिफ सवाईमान गार्ड, ये पलटन के नाम है, 3 पलटनों के नाम है, ये हमारे साथ में थे। तो पेट्रोलिंंग शुरू हो गई दोनों तरफ से और ट्रुप्स में क्लैशेस हो गए, बॉर्डर क्लैशेस। उन्होंने हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया और टीका खान काफ़ी एग्रेसिव दिखाई देते थे, पर वो कुछ कर नहीं सके ज़्यादा हमारे अगेंस्ट। हमारे पलटन में एक पलटन थी फर्स्ट महार बटालियन। फर्स्ट महार के कमांडिंग ऑफिसर साहब थे जनरल सुंदर जी, वो कर्नल सुंदर जी थे उस समय, वो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन के रिटायर हुए। जी बड़ा दिलेर आदमी था। तो रन ऑफ कच्छ के अंदर धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद में पेट्रोल के क्रैशेस होने लगे और हवाई जहाज से भी उन्होंने कुछ एरिया को तबाह करने की कोशिश की। हमारे भी एयरफोर्स और आर्टिलरी काफ़ी एक्टिव थी उस समय। हमारे आर्मी में फील्ड गन्स के अगेंस्ट, 25 पाउंडर के अगेंस्ट मीडियम गन्स भी इस्तेमाल की गई, जिसकी रेंज ज़्यादा होती है जी और तबाही करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हमने इस्तेमाल करी उस समय। पर सवाल हो गया, पाकिस्तान ने हमला किया जिस दिन, तो रन ऑफ कच्छ पे हमारे टेलीफोन लाइन्स जो थे वो रन ऑफ कच्छ के सरफेस के ऊपर लगी हुई थी। और वो बेचारा ऑपरेटर हमको बता रहा था कि साहब ये पाकिस्तानियों का शेलिंग हो गया, इतने लोग मर गए हैं, ज़ख्मी इतने हो गए हैं। तो जब ये खबर हम भुज के अंदर थे, तो भुज से खबर दी ब्रिगेड कमांडर साहब को, हमारे ब्रिगेडियर पालाजानी थे उस समय, उनको खबर दी। तो उन्होंने कहा कि ब्रिगेड पूरी मूव होनी चाहिए अभी। तो सुबह होते ही सब मूव की तैयारी शुरू हो गई और दोपहर तक मूव इंस्ट्रक्शन सब मिल चुके थे सब लोगों को, कहाँ कहाँ से ट्रूप्स आ गए। ब्रिगेड को जमा करने के लिए और डेजर्ट की हालत में राशन पानी नहीं मिलता था उधर जी पानी सब खारा। तो पानी हमारा 80 किलोमीटर से आता था। 80 किलोमीटर से पूरी ट्रूप्स को रखना, काउंटिंग के लिए बहुत गाड़ियाँ लगती थी, मेहनत काफ़ी करनी पड़ी जी काफ़ी गाड़ियाँ कैजुअल्टी होती रही। पर भाग्य अच्छा इस बात का है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कैपेबिलिटी थी जी उसकी वजह से टक्कर दे सकी और
काफ़ी इन लोगों ने कोशिश की। पाकिस्तान के टिक्का खान साहब उधर जनरल टिक्का खान थे, जी वो दिन रात कोशिश करते थे कि कहीं से हमला करें, पर हमारी जो दो मशीन गनर थे फर्स्ट महार के साथ में, वो बेचारे पुराने सिपाही थे और उन्होंने अपने गन्स को नहीं छोड़ा और पूरा ब्रिगेड का अटैक जो था, मैंने खुद देखा है अपने आँखों से कि एक ब्रिगेड जब हमला करता है तो उस ब्रिगेड में 2 बटालियन सामने होती है जी और तीसरी पीछे होती है। तो वो पूरा ब्रिगेड का हमला आया और जो मशीन गनर्स थे उन्होंने अपने गन्स नहीं छोड़ी। इसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी फ्रंट असॉल्ट लाइन वो पूरी की पूरी Destroy हो ज़मीन गई। के ऊपर Destroy। हमने गिरी हुई देखी। ओहो। और सुबह हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब थे, ब्रिगेडियर पालाजानी, उन्होंने कहा कि हम सुबह जाएंगे और आप भी चलोगे हमारे साथ, मैं भी। जी तो हमारे पास एयरओपी एयरक्राफ्ट थे, जी वो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं जी जिससे आर्टिलरी फायर को कंट्रोल किया जाता है। जी तो 2 हवाई जहाज उड़ गए। तो वो उन्होंने पायलट्स ने पहले कह दिया कि जब तक फर्स्ट लाइट नहीं आता हम लोग नहीं जा सकते, रोशनी आने के बाद ही, क्योंकि ये पायलट खाली दिन के टाइम में चल सकते हैं जी ये हवाई जहाज। तो आए, ऊपर से देखा उन्होंने सब। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद में मेरे पायलट को, मैं पीछे वाले एयरक्राफ्ट में था, ब्रिगेडियर सामने वाले एयरक्राफ्ट में थे। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन पास किया कि पुंता अम्बेकर को यहाँ उतार दो और बोलो कि उनको बताओ कि ये भागते हुए जो आदमी जा रहे हैं हमारे, वापस जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करें। जी तो जब मैं थोड़ी देर के बाद देखा हमारा हवाई जहाज नीचे आ गया जी और वो उतर गया उधर। रन ऑफ कच्छ में ये फ़ायदा है कि इस तरह के लाइट एयरक्राफ्ट कहीं भी लैंड कर सकते हो, टेक ऑफ कर। जी तो उसने जो लैंड कर दिया और मेरे को अपने कागज़ पे लिख के दिया कि आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि ये जो भागते हुए आदमी है जा रहे हैं वापस, उनको कंट्रोल करो, क्योंकि हमारे मशीन गनर्स ने इनकी पूरी असॉल्ट लाइन को मार दिया। उनको मालूम नहीं था, ये हमारे मशीन गनर्स को मालूम नहीं था और जो मोर्चे में सिपाही थे उनको भी मालूम नहीं था कि इतनी तबाही हमारे जवानों ने करी है। जी और वो गलत फहमी में जा रहे थे बेचारे, पर शौक था। जी अब मैं जब उतरा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे पास ना तो हथियार, कुछ नहीं था हथियार, मैप था खाली एक। और मैं जब जिस ट्रूप्स ने रात को इतनी तबाही देखी है वो मेरे चिल्लाने से तो नहीं रुकने वाले थे। जी पर 2-3 लोगों ने मुझे पहचाना कि मैं इनका ही ऑफिसर हूँ। तो मैंने कहा कि इधर आओ। तो सबको जमा किया, धीरे धीरे जमा किया। पहले 10 आदमी कुछ जमा किए मैंने, फिर ज़्यादा बढ़ते गए आदमी। और मैंने उनको बताया कि तुम लोगों ने इतने तबाही करी है, तुमको मालूम नहीं, इतने पूरी आदमी फ्रंट असॉल्ट लाइन ख़त्म कर रखी है पूरी, और भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहाँ तक भागोगे रन में, आदमी थक जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। पर अच्छा रास्ता ये हुआ कि वो लोगों ने सुना और फिर एक्ट किया उस तरह से। थोड़े देर के बाद में खबर आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्मी वालों ने डिसीजन लिया था कि जो ट्रूप्स पीछे थे उनको फॉरवर्ड मूव करेंगे। जी पर वो तरीका चलता रहा। पर यहाँ पर पाकिस्तान ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से
हिंदुस्तान के अंदर घुस जाए। पर हमारे जो जवान पहुंच गए थे सामने, उन्होंने फिर भी इनको रोका जी जितना हो सका, जब तक पीछे से और मदद नहीं आई। पर शाम तक उनको मदद आ गई और वो मामला उधर रुक गया। पर ये लड़ाई 14 दिन तक चली। जी पर इसमें हमारा पास जो कंजरकोट का फोर्ट था, जी अगर आप हिस्ट्री की तरफ ख्याल करें तो मोहम्मद गजनी पहले रेड करता था हिंदुस्तान के थ्रू, जी सोमनाथ के मंदिरों को लूटता था। जी वो इसी रास्ते से आता था, पाकिस्तान से आकर रन ऑफ कच्छ में से, और सोमनाथ की तरफ जाते थे लोग। तो वो जो उनकी ट्रुप्स आती थी, उनको रहने के लिए उन्होंने एक छोटे वॉल का, छोटे हाइट का फोर्ट बनाया था, जिसका नाम है कंजरकोट फोर्ट। तो कंजरकोट फोर्ट में वो लोग आके अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करते थे उस ज़माने में। पर बाद में खाली फोर्ट था, वो कुछ नहीं था उधर। जी तो जिस दिन मैं गया उधर देखने के लिए, तो पाकिस्तान के लोगों ने, और मेरे को गाइड्स से मिले थे बीएसएफ के ट्रूप्स। वो कहते हैं, उनका कमांडर कहता है कि साहब आप इनको लेके कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं आगे जा रहा हूँ। तो इनको मालूम नहीं था कि क्या हुआ है सामने। पर कहने लगे साहब ये तो आखिरी खाना खा रहे होंगे अभी। मैंने कहा क्यों बोलते हो ऐसे? कहते नहीं वो मार देंगे सब आप लोगों को। हमने कहा कोई नहीं मारता है, चलो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ 5-6 जवान और जाएंगे। और मैं उनको लेकर चला गया। तो पाकिस्तानी हमको ऊपर के पहाड़ों से देख रहे थे। उन्होंने एक सिग्नल भेजा पीछे। उन्होंने कहा कि कंजरकोट के इलाके में काफिरों का एक पेट्रोल आया, उसमें एक अफसर दिखाई देता है। वो कंजरकोट के इलाके में थोड़ा देर ठहरा, खाना खाया और वापस चला गया। ये सिग्नल हमारे सिग्नलर्स ने ट्रैप किया हुआ था। और जब मैं वापस आया तो हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब से मिला मैं। उन्होंने कहा तुम आगे गए थे, पर इतने आगे किसने जाने बोला था? मैंने कहा मैं अपने खुशी से गया था। जी उन्होंने कहा नहीं करना था ऐसा, गलत किया काम। मैंने कहा ठीक है, अभी आगे मैं वापस आ गया हूँ। पर ये चीज़ हुआ है। एंड उसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई, 14 दिन चली लड़ाई, पर कोई पाकिस्तान को ज़्यादा ये चीज़ नहीं मिला उधर रन ऑफ कच्छ में। वो फिर कुछ कमीशन बैठा, यूके का प्राइम मिनिस्टर उसमें मेंबर थे, और उन्होंने जो डिसीजन दिया वो कंजरकोट का फोर्ट भी पाकिस्तान के एरिया में चला गया। फिर बॉर्डर डिस्प्यूट में वो उसमें चला गया था। तो ये था 14 दिन की लड़ाई जी रन ऑफ कच्छ की। जी मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा कि कर्नल पुणतांबेकर जी जिस युद्ध की बात कर रहे थे और जिस युग की बात कर रहे थे युद्धों की, उस समय अधिकतर युद्ध पारंपरिक पद्धति से लड़े जाते थे। हाँ। संचार उपक्रम और जो अत्याधुनिक हथियार उतने नहीं थे। ये पारंपरिक आमना सामना होता था। आज जैसे ड्रोन से युद्ध लड़े जा रहे हैं, सैटेलाइट से युद्ध लड़ी जा रही है, वो उस युग का में वो उस पर शायद विचार भी ना हुआ हो। नहीं हुआ था। ये पारंपरिक युद्ध की बात है। जब आप उस फोर्ट में जाकर भोजन करके आए, ये एक दिलेरी थी। और एक दूसरी बात इससे मैं आपको कर दूं, आज जिस रण ऑफ कच्छ में जाकर आप रणोत्सव मनाते हैं, वो इन्हीं योद्धाओं की बदौलत आज हमारे पास है। जिस सफ़ेद रेत को, जिस सफ़ेद चादर को आज आप अनुभूति करते हैं, वो इन्हीं योद्धाओं के कारण आज हमारे हाथों में है। तो जी सर, तो ये तो रहा वो 65 का युद्ध। 65 का हो गया। इसके बाद फिर 1971 की लड़ाई। 1971 की। तो मतलब आपके पास अनुभव 2 युद्धों का था। अभी रन ऑफ कच्छ में से निकल कर हम लोग
आए तब तक मैं बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की का इल ट्रीटमेंट टू सिविलियंस बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया था। बिल्कुल। वो एक चीज़ मुझे याद आती सर, हाँ। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने कहा था कि शस्त्र विजय, हाँ। वह शस्त्र विजय हाँ, जिसमें धर्म हाँ, सम्मिलित नहीं होता वो पाशवी होती है, हाँ, और वह धर्म विजय जिसमें शस्त्र शामिल नहीं होता वह पंगु होता है। ये एक उनका कोट है। हाँ, तो मुझे लगता है वो पाशवी विजय करके उन्होंने प्राप्त तो कर लिया, हाँ। पाकिस्तान के 2 हिस्से उन्होंने ले लिए हमसे, लेकिन उनकी पाशवीकरण जो था वो उनके अंततोगत्वा उनके अंत का कारण बना। हाँ, करेक्ट। जिसे भारतीय सेना, जैसे आज भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत कभी किसी पर युद्ध थोपता नहीं, नहीं, हाँ, करेक्ट बात है। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, जिसने किया पहले हम पर किया और हमने धूल चटाई। बिल्कुल। तो वो एक बात हो गई। तो यही चीज मुझे लगता है आगे जाके 1971 की परिणति रही कि हम लड़े और उसमें कई इतिहास को एक नए सिरे से कई स्वर्णिम पन्ने दिए, जोड़े, जिसका एक महत्वपूर्ण अध्याय हमारे साथ कर्नल पूर्ण तांबेकर जी हैं। जी सर। तो 71 की जो लड़ाई हुई तो मैं अपने पलटन में आ गया था वापस। जी 65 की लड़ाई में मैं ब्रिगेड में स्टाफ ऑफिसर था जी। पलटन नहीं था मेरे पास उस समय, मैं स्टाफ ऑफिसर था। पर 71 की लड़ाई में मैं अपने पलटन में खुद, मेरी फर्स्ट मराठा में वापस पोस्टिंग हो गई मेरी। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गर्व की बात है कि जिस लड़ाई में, जिस पलटन में मेरा कमीशन हुआ, उस पलटन की एक कंपनी को मुझे कमांड करने का मौका लड़ाई में मिला। वो बहुत भाग्य की बात होती। जी। बड़े कम सिपाहियों को ये लागू है। काफ़ी इतने सारे छाती भर मेडल लगाते हैं पर लड़ाई का एक्सपीरियंस कुछ नहीं, अनुभव नहीं होता। तो हमारे पास को, मुझे तो इस बात से फ़ख्र होता है कि मेरी छोटी सर्विस के अंदर ही 3 लड़ाइयाँ करने का मौका मिला जी। और तीनों से मैं निकल के आया हूँ जी और अच्छी लड़ाई हुई जी। और जम के लड़ाई हुई। अच्छा, ये 1971 के युद्ध में एक चीज़ था सर, हाँ। कि 1971 का जो युद्ध लड़ा गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था, हमने उसका प्रत्युत्तर दिया और उसमें तीनों सेनाओं ने मिलकर युद्ध किया। पहली बार एक अच्छा तारतम्य देखने को मिला। हाँ। तीनों सेनाओं में, जिसकी परिणति ये रही कि एक बहुत बड़ा सरेंडर हुआ। यस। जो मैंने कहा कि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर, भारत के इतिहास नहीं, विश्व के इतिहास में भी ये युद्ध दर्ज हुआ और भारत के इतिहास में, युद्ध के इतिहास में स्वर्णिम पन्ने थे वो। बिल्कुल। इसे गिना जाएगा कि इतना बड़ा सरेंडर कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था। आज हम परोक्ष युद्ध का सामना कर रहे हैं, प्रत्यक्ष युद्ध का सामना आज भारत नहीं कर रहा है। जो कश्मीर में हो रहा है, जो हमारे देश में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, ये परोक्ष युद्ध है पाकिस्तान का, और जिसको वहां से बैक्ड बाय पाकिस्तान। यस। तो ये चीजें हैं। Yes. तो 1971 में आप तो नागालैंड थे शायद, नागालैंड। वहां से आपको भेजा गया था बांग्लादेश सीमा पर। हाँ। तब तक लड़ाई शुरू हो रही थी जी। हमको मेघालय में तुरा, नागालैंड से हम तुरा में आ गए जी। और तुरा में आके हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब ने हमको इंस्ट्रक्शन ब्रीफिंग में बताया कि यू विल ट्रेन अक्रॉस द बॉर्डर यूजिंग लाइव टारगेट्स, यानी पाकिस्तानी को ढूंढो और तबाह करो। जी। ये इंस्ट्रक्शंस हमको दिए और जो तरीका आप लगाने वाले हो उसको, तरीके को पहले मेरे से डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद मैं अप्रूवल दूंगा तब आप लोग जाएंगे। ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब ने हमको बताया। अर्थ ये हुआ कि सेल्फ इंटेलिजेंस। हाँ, सेल्फ इंटेलिजेंस, गैदर कलेक्ट इंटेलिजेंस, फॉर्म योर प्लान ऑफ एक्शन एंड लॉन्च द थिंग प्रोवाइडेड इट इज अप्रूव्ड बाय मी। ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब ने बोला। मेरे कमांडिंग ऑफिसर का नाम है जनरल ब्राड, जो आपको यकीन होगा कि थोड़े साल पहले गोल्डन टेम्पल को जिन्होंने ठीक खालिस्तानियों को निकाला, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके कमांडर
जो कर्नल ब्रार थे। ब्रार साहब से। तो ये ऑफिसर ने हमारे लिए जो गाइडलाइंस बताई, यू विल सिलेक्ट टारगेट्स अक्रॉस द बॉर्डर, मेक प्लान्स फॉर डिस्ट्रॉइंग द टारगेट, एंड वंस इट इज अप्रूव्ड बाय मी, लॉन्च इट अक्रॉस द बॉर्डर। तो हम लाइव ट्रेनिंग कर रहे थे जी। हथियार लेके जाते थे, लाइव फायर, दुश्मन दिखाई दिया तो सामने मारते थे जी। पर अच्छा हमने सर, एक चीज़ की बताइए, जब आप वहाँ पहुँच गए जमालपुर और उसके आगे पहुँचे युद्ध के बाद, तो लगभग हम तो विन विन पोजीशन पर थे। हाँ भले ही आप तक सूचना ना पहुँची हो, लेकिन यहाँ तो इनकी स्थिति खराब थी। हाँ उन्होंने शरणागति स्वीकार कर रहे थे वो, हाँ। नियाजी और उनके जनरल नियाजी और उनके सारे लोग, मातहत जितने भी लोग थे वो थे। तो आप लोगों को उस समय सूचनाएं कैसे मिल रही थी? हमें सूचना नहीं मिलती थी, अब खाली पता लगता था कि ये डिमोरलाइज्ड फोर्स है, जी। डिमोरलाइज्ड फोर्स है, लीडरशिप खत्म हो गई थी उनकी। बिकॉज टू बी ए लीडर ऑफ ए organized troops, you have to have good moral character and good professional knowledge and effective use of your troops. ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी है। और जब ये उन लोगों में दिखाई देता था कि पाकिस्तान के लोग ऐसे ही, उनका प्लानिंग ठीक नहीं होता था, उनका मोरल ठीक नहीं था, जी। you can never become a soldier. You cease to be a soldier. अब आप सोल्जर ही नहीं तो लड़ाई क्या करोगे? जी। पर फिर भी वो अल्लाह के नाम पर सब चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार होते थे। तो ये ऐसे लोग इनको कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी का टाइटल देना चाहिए जी। मेरे विचार से तो। पर उनमें कोई दम नहीं है। आज भी वो पाकिस्तान में आप देखिए तो उनके पाकिस्तान के अंदर दम लड़ाई करने का है ही नहीं। जी। वो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिहाजा। मुझे इतना भरोसा है कि आज इंडियन ट्रूप्स की लड़ने की काबिलियत अच्छी हो गई है, इक्विपमेंट अच्छा है, हथियार बहुत अच्छे हैं, और खाली ये है कि दिशा मिलनी चाहिए, डायरेक्शन मिलनी चाहिए, और फिर टास्क छोड़ देना चाहिए। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा सर कि 1971 के युद्ध में जब आप जमालपुर या पूरे युद्ध में जितना आपने जो आपका योगदान रहा, जो आपने अपने रणकौशल से एक विजय तक ले गए राष्ट्र को, तो कोई ऐसा अनुभव, कोई मार्मिक अनुभव आपको मिला वहाँ पर? देखिए ऐसे मौके तो आते हैं कहीं कहीं जी। तो, पर मैं आपको उदाहरण के लिए एक किस्सा सुना दूंगा जिसके बारे में, जो हकीकत है असल में। पाकिस्तान में लोगों ने इतनी तबाही की थी, इल ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियंस, जी। तो उनके वो सिपाही नहीं रह गए थे, और जो सिपाही नहीं रह गया तो उनको पता नहीं लगता था कि कहाँ से लड़े, कैसे लड़े, किसके लिए लड़े, ये उनको मालूम नहीं था। दे वर डायरेक्शनलेस ट्रूप्स, जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था लड़ाई करने की, तो वो फिर फौज ही नहीं रह जाती, वो तो रबल रह गया ना जी। जो बिल्कुल अनट्रेंड आदमी को आप खड़ा कर दो तो वो कैसे लड़ेगा? जी। पहले तो हिम्मत होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए ठीक तरह। अब ये चीज़ लैकिंग है, और अगर कैरेक्टर आपका ख़राब है तो आप ख़त्म हो गए ना बिल्कुल। सर, जब हमारी सेना वहाँ पहुँची और विजय घोष हो गया कि भारतीय सेना ने बांग्लादेश से पाकिस्तान हट गया है पूरा, और एक नया राष्ट्र जन्म ले रहा है, तो उस समय तो आप बांग्लादेश की धरती पर थे। आपको क्या अनुभव वहाँ से, वहाँ के लोगों से क्या अनुभव मिला? लोग हमको बहुत कहते थे, जहाँ पे हमको मिलते थे वो कहते थे जय बांग्ला कहते थे, और फिर इंदिरा माँ की जय हर जगह पर ये चीज़ें सुनने में आती थी। और उनके जो विचार थे हमारे
लोगों के बारे में वो एकदम से बदली हो गए। जी अब आप बताइए, एक पाकिस्तानी ऑफिसर्स, मैं लड़ाई के बाद में कुछ पाकिस्तानी ऑफिसर्स को ढाका से दिल्ली लेके गया हवाई जहाज से। जी तो ये पाकिस्तानी ऑफिसर्स मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन जोन बी के ऑफिसर्स थे, ढाका में थे। जी मैं बता रहा हूँ कि इनका मोराल इतना डाउन था, पर इनको बताया, हम उनको इंस्ट्रक्शन मिले कि इनको दिल्ली में ले जाओ। दे वर कन्फर्म्ड वॉर क्रिमिनल्स। अब जब वो मेरे को ये इन्होंने, वो 94 लोग थे ऑफिसर्स, ऑल ऑफिसर्स, जी 94 ऑफिसर्स। तो उनको ले जाने, अब मेरे पास जवानों की स्ट्रेंथ 6 जवान मेरे साथ, और एयर इंडिया ने हवाई जहाज भेजा दिल्ली से, उसमें पूरा एयरलाइन का स्टाफ, एयर होस्टेसेस वगैरह सब थे। और मैंने देखा ये हवाई जहाज उतरा ढाका में, और मुझे बताया गया कि इनको आप दिल्ली में तिहाड़ जेल में छोड़ के आना है। मैंने कहा ठीक है, पायलट दिया। जब मैं बैठा तो मैंने कहा 94 ऑफिसर्स और मेरे पास खाली 6 जवान, किससे होगा ये। तो मैंने उनको बताया कि मुझे हैंडकफ्स चाहिए, 94 हैंडकफ्स चाहिए। और मैंने उनको, पाकिस्तानी ऑफिसर्स को, सबको बताया। जब हवाई जहाज में बैठ गए, मैंने उनको बोला कि अपने हाथ सीट के पीछे रखिए, एंड उनको हर एक हाथ को मैंने हैंडकफ कर दिया जी और सीट के साथ में हैंडकफ किया। ढाका जेल से मंगाए थे हैंडकफ्स, और हैंडकफ करने के बाद में मेरे को वो ब्रिगेडियर साहब जो सीनियर ऑफिसर थे उसमें, वो कहने लगे, कर्नल प्लीज कम हियर, वी आर नॉट सपोज टू बी हैंडकफ्ड। आई सेड यस, आई एम अवेयर ऑफ इट, बट during the flight you will follow my instructions. जी There's no question of this. He said Geneva Convention doesn't say that. I said my convention says that, and you will follow my convention only. Have I made myself clear? He said yes. Because then relax. और मैंने सबको हैंडकफ करके दिल्ली में उतार दिया। क्या बात है, बस। क्या बात है। तो देखिए आप, ये हौसला है, ये भारतीय सेना थी जिसका हौसला था। ये हौसलों से लड़ते हैं। शस्त्र वहाँ काम नहीं करते जहाँ हौसले होते हैं, शस्त्र भी वहीं काम करते हैं जहाँ हौसले होते हैं। जहाँ धर्म और शस्त्र मिलता है वहाँ विजय होती है। यही भारतीय सेना की जो एक इतिहास रहा है, इसी को आज हम अनुभूत कर रहे हैं पूर्ण तांबेकर जी से। जी जी सर, थैंक यू। तो फिर उसके बाद में जमालपुर की एक्शन ख़त्म होने थी, मैं पहुंचा था जमालपुर एक्शन तक। और जमालपुर एक्शन में रात को जब उनको इंस्ट्रक्शंस मिले कि उन्होंने ढाका वापस जाना है, तो वो हमारे डिफेंस के थ्रू वापस उनको पैदल आ रहे थे जी सब। गाड़ियाँ वाड़ियाँ जब लाए आगे तो उनके ऊपर फायर हो गया, तो गाड़ियाँ छोड़ के भागे और पैदल रास्ते से जा रहे थे। पर जो हमारे मोर्चों के साथ आ गए तो हमने भी उनको एंगेज किया। रात भर लड़ाई चलती रही, फायरिंग बहुत ज़ोर की हमारी तरफ से। उनकी तरफ से कितनी आई हमको मालूम नहीं, पर हमारी तरफ सब हमारे जवान मोर्चों में थे, इसलिए हम इफ़ेक्टिवली फायर कर सके उनके ऊपर। जी और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि सुबह तक 15 ऑफिसर्स और 235 पाकिस्तानी ट्रूप्स वर इनाइलेटेड बाय अस। जी 87 कुछ जो जख्मी थे उनको हमारे डॉक्टर ने ट्रीट किया, मेडिकल ट्रीटमेंट बाद में है, उनको हेलीकॉप्टर से वापस भेज दिया हिंदुस्तान में। तो ये लड़ाई होती रही। अच्छा, आपको पहली सूचना कब आई कि पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है? हमें कहीं सूचना नहीं आई जी, हम लड़ाई में ही थे। हम, अगर आप पाकिस्तान का बांग्लादेश का नक्शा देखें जी तो जहाँ पर जमालपुर है,
आप उनको ट्रेस करना, जमालपुर, टंगेल, ढाका, जी ये एरिया में हमारी मूवमेंट थी। और जैसे ही हम टंगेल को क्रॉस कर रहे थे तो पाकिस्तान की एक्शन कुछ नहीं हो रही थी बिल्कुल, बिकॉज तब तक उनका मोराल इतना डाउन हो गया था, उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। जी और फिर हमारे जनरल जेकब साहब जो थे, चीफ ऑफ स्टाफ सदर्न ईस्टर्न कमांड, उन्होंने मुलाकात करी जनरल नियाज़ी के साथ और उनको कंपेल किया टू सरेंडर। जी लड़ाई से पहले उनकी मुलाकात हुई ढाका में और वो मना कर रहे थे साइन करने के लिए। तो उन्होंने कहा हम तो चॉइस आपको देते हैं, हमारे पास में ट्रूप्स है, हम हमला करेंगे फिर आपके ऊपर। जी फिर आप अपने फॉल्स प्राइड को संभालने के लिए ये जवानों की जान मत निकालो। जी डोंट सैक्रिफाइस द ट्रूप्स अंडर योर कमांड बिकॉज ऑफ योर फूलिशनेस। यस। अच्छा सर, एक चीज़ और थी इसमें, तीनों सेनाएं जो है मिलकर लड़ी थी हाँ इस युद्ध में, जिसकी परिणति ये रही कि हमारे हाथ में बहुत अच्छी पोजीशन से हम जीते, इतना सरेंडर करवाया। लेकिन उस परिस्थिति को जो एक कमांड, सैनिक कमांड होता है जो तीनों सेनाओं को रखता है, इसके अलावा जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उनका एक तारतम्य बैठा था, कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, इसके लिए ही हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन हुआ। इतने वर्षों लग गए। हाँ, आपको लगता है कुछ देर ज़्यादा हो गई हमारे यहाँ? देर हुई, थोड़ी देर क्योंकि हमारे वहाँ वो 5 स्टार जनरल की जगह एक्सेप्ट नहीं करने के लिए डिस्कशन होते थे पार्लियामेंट में। जी ये हमारी पार्लियामेंट में कमी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप में गट्स नहीं थे। जी साफ बताता हूँ मैं अब, क्योंकि उस समय तक डिसीजन लेने में मुश्किल होती थी इन लोगों को, बहुत वीकनेस थी हमारी गवर्नमेंट की। जी यहाँ तक कि हमारे हथियार भी पुराने होते थे। ये खाली ये गवर्नमेंट आने के बाद में अभी सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है। हमारी स्थिति आज क्या आपको लगती है? जैसे आपने 3 युद्धों का अनुभव आपको रहा है, उस समय जो पारंपरिक रूप से आपने युद्ध लड़ा, और आज हम काफ़ी ऐसी स्थिति हमारी है कि हम अंतरिक्ष में मिसाइल से अपने अंतरिक्ष के किसी भी सैटेलाइट को तोड़ देते हैं, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपको क्या लगता है भारत की पोजीशन आज क्या है विश्व में? भारत की पोजीशन काफ़ी सुधर गई है जी, क्योंकि अभी भी अगर हम अपने को कंपेयर करें विथ नेशंस लाइक चाइना एंड अमेरिका, वी आर फार बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी एंड, बट गट्स में पीछे नहीं है हिंदुस्तान के पास गट्स बहुत हैं। अभी खाली लीडरशिप और अच्छा मौका मिलने पर इंडियन आर्मी सोल्जर विल स्टैंड एनीवेयर जी एंड विल प्रूव हिज वर्थ। जी। तो आप थे कर्नल केशव पुणतांबेकर जी, जिनके हमने 1971 ही नहीं बल्कि 2 युद्ध यानी कुल मिलाकर 3 युद्धों के बारे में हमने उनसे जानकारी ली। और यह हिंदुस्तान पोस्ट के लिए भी बड़ी बात है कि आज ऐसी विभूति से हम रूबरू हुए, उनसे अपने ही ज्ञान नहीं बल्कि एक हमारे लिए भी सर आपकी उपस्थिति हमारे लिए भी एक स्वर्णिम अध्याय है कि हम आपका साक्षात्कार ले रहे हैं, और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम डिलाइटेड।